कि तस्वीरें देख रहे हैं आप, यह हमारे देश के एक नागरिक और एक अभिनेता के लिए उमड़ी भीड़ है। ये शाहरुख खान के लिए आई भीड़ है। वही शाहरुख खान जिनकी एक और फिल्म आज रिलीज हो गई, वो शाहरुख खान जो बीते साल अपने बेटे पर हुई कार्रवाई की वजह से चर्चा में रहे, और वही शाहरुख खान जो समय समय पर राष्ट्रवाद, सेक्युलरिज्म, इंटॉलरेंस, धर्मांधता और तमाम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात खुलकर कहते रहे, फिर उन पर हमले हुए, और आखिर में वही शाहरुख खान जिनके आलोचक कहते हैं कि अब शाहरुख ने चुप रहना सीख लिया है। क्या है शाहरुख खान का कल्ट, आज इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। देश में 10,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर आज जवान रिलीज हो गई। शाहरुख खान ने इसमें अभिनय किया है, उनकी पत्नी और रेड चिली संभाल रही गौरी खान, उन्होंने प्रोड्यूस किया है फिल्म को। फिल्म कैसी है, फिल्म अपने बजट और अपने क्राफ्ट को कितना साथ पाई है, इसे लेकर हम अपने चैनल ललन टॉप सिनेमा पर लगातार बात कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स और वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मौका है शाहरुख खान पर बात करने का, उनके कल्ट पर बात करने का, उनकी नाम की शक्ति पर बात करने का। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सिनेमा एक उत्सव है। शाहरुख खान की कहानी शुरू होती है आज़ादी के भी पहले से, जब उनके वालिद मीर ताज मोहम्मद पेशावर से दिल्ली आए। वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। सीमान गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान के फॉलोअर थे वो। विभाजन के वक्त दिल्ली में ही रहे। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान में घुसने से ब्लैक लिस्ट कर दिया, लिहाजा दिल्ली शाहरुख खान के वालिद का नया घर बना। एक्टिंग समेत बहुत सारे असफल प्रयासों के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाना शुरू कर दिया। वो राजेंद्र नगर में शाहरुख की माँ फातिमा लतीफ़ के साथ रहते थे। फातिमा हैदराबाद के एक संपन्न परिवार से आती थीं, लेकिन पति के साथ दिल्ली में सेटल होना चुना उन्होंने। पत्रकार इरम आगा कारवां पत्रिका में लिखी शाहरुख खान की प्रोफाइल में बताती हैं कि शाहरुख का परिवार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं से अच्छे संपर्क में था। ताज मोहम्मद और फातिमा के बेटे शाहरुख दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में पढ़े। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, तेज़ दौड़ते थे और उन्हें मालगाड़ी की तर्ज पर मालगड्डा बोला जाता था। बताया जाता है कि वो अपनी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल टीम्स के कैप्टन थे। उनका पहला प्यार भी खेल ही थे और यहीं से आईपीएल टीम्स खरीदने और उनमें इतना वक्त लगाने का पैशन आता है। खैर, जब उन्हें इंजरी हो गई तो फिर खेलों ने बैक सीट ली और उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हुआ। बैरी जॉन से वो मिले, एक्टिंग सीखी, उन्होंने थिएटर करना शुरू किया, और क्योंकि पापा की कैंटीन थी एनएसडी में, तो उसके ज़रिए वहाँ के ग्रेजुएट्स से भी मिलना शुरू हुआ और अच्छा एक्सपोजर मिला। रघुवीर यादव और मनोज वाजपेयी के साथ उन्होंने प्ले किए। शाहरुख अपनी माँ के साथ टीनेज में बहुत फिल्में देखा करते थे, खासकर दिलीप कुमार की, क्योंकि उनकी माँ को दिलीप साहब बहुत पसंद थे। यहीं से फिल्मों के प्रति चाव उन्हें विरासत में मिला। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब स्टार वो बन गए और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को दिलीप साहब से मिलवाया भी। एक्टिंग में शाहरुख को ब्रेक मिला 1988 के करीब। उन्होंने लेक टंडन के सीरियल दिल दरिया को सबसे पहले साइन किया, उसमें अभिनय किया, लेकिन फौजी सीरियल उससे पहले प्रसारित हो गया। इसमें उन्होंने अभिमन्यु राय का रोल किया और सराहे भी गए। बाद में अजीज़ मिर्ज़ा के सीरियल सर्कस में काम किया उन्होंने। वही अजीज़ जिनके और जूही चावला के साथ मिलकर शाहरुख ने बहुत बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और फिल्में बनाई। दिल्ली के अपने आखिरी सालों में मणिकौल की इडियट और अरुंधति रॉय अभिनीत टीवी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज़ वंस में भी शाहरुख ने काम किया। शाहरुख जब छोटे थे तभी पिता चल बसे थे, फिर माँ 1991 में गुजर गई, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में फिल्म करने जाने का मन बनाया कि अब मुंबई चलेंगे, वहाँ स्ट्रगल। 1992 के करीब मुंबई में ही शिफ्ट हो गए वो परमानेंटली। पत्नी गौरी साथ गईं, जिनके साथ 7वीं कक्षा से उनको प्रेम था और बाद में कई दुश्वारियों के बाद उनकी शादी हो पाई। जिन दिनों में शाहरुख नाचीज़ हुआ करते थे, उन दिनों में मुंबई के समंदर के सामने खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए उन्होंने कथित तौर पर कहा था, वन डे आई एम गोइंग टू रूल दिस सिटी, और अंततः यही हुआ भी। इसकी शुरुआत हुई उनके फिल्म डेब्यू से। वैसे तो सबसे पहले हेमा मालिनी ने अपने निर्देशन में बन रही फिल्म दिल आशना है में सबसे पहले उन्हें कास्ट किया, लेकिन उनकी पहली रिलीज थी ऋषि कपूर और दिव्या भारती स्टारर दीवाना, जहां उन्हें नोटिस किया गया। इस तरह फिल्में वो करने लगे और जिस फिल्म ने उन्हें मुकम्मल पहचान दी, स्टारडम दिया, वो थी अब्बास मस्तान की बाजीगर, जिसमें उनका एंटी हीरो का यानी नेगेटिव रोल था। फिर डर आई, उसमें भी नेगेटिव रोल था। फिर करण अर्जुन में सलमान के साथ उन्होंने काम किया। 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो फिल्म थी जिसे करने के बाद शाहरुख को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और वो सिनेमा के पन्नों पर अमर से हो गए। उनकी दीवानगी फैंस पर किसी कभी न उतरने वाले नशे की तरह छा गई।
यश चोपड़ा के बेटे आदित्य की डेब्यू फिल्म डीडीएलजे, जिसमें शाहरुख ने राज और काजोल ने सिमरन का रोल किया था, उसने उन्हें मेगा स्टार, मैसिव स्टार बना दिया और उन्हें उनकी लव बॉय वाली इमेज भी दी, जिसकी लोकप्रियता और नॉस्टैल्जिया आज तक कायम है। और जब शाहरुख खान की फिल्में चल निकली तो सिक्का भी जमने लगा। धीरे धीरे अखबारों में शाहरुख खान की फीस को लेकर खबरें छपने लगी। कहा जाने लगा कि शाहरुख एक फिल्म को साइन करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। शाहरुख खान की कमाई के साथ साथ उनकी अदावतों के किस्से भी चलने लगे। कुछ कंफर्म हुए, कुछ कभी नहीं कंफर्म हुए। सलमान खान से दुश्मनी, अमिताभ बच्चन से दुश्मनी, सनी देओल से दुश्मनी, शाहरुख की कहानियां ही कहानियां हर जगह चलने लगी। उनके जवाब हमेशा नदारद रहे, वो अपनी चुप्पी से कम ही बाहर निकले क्योंकि। लेकिन शाहरुख खान हैं कौन, इसे लेकर उन्होंने स्वयं नेटफ्लिक्स पर डेविड लेटरमैन के साथ बातचीत में कहा था, मैं शाहरुख नाम के एक मिथक का कर्मचारी हूं, मैं उस मिथक के लिए ही काम करता हूं। शाहरुख खान की बात को डिकोड करके देखते हैं। जब साल 2023 के शुरुआत में उनकी फिल्म पठान रिलीज होने वाली थी तो ये उनके फैंस के लिए एक बड़ा मौका था। शाहरुख स्क्रीन पर करीब 4 साल के गैप के बाद लौट रहे थे। 2018 में आई उनकी फिल्म जीरो के 4 साल बाद। बीच में इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स में या तो वो गेस्ट अपीयरेंस में आए या फिर नरेटर बने। 2018 के पहले वो फराह खान और तमाम दोस्त नॉन दोस्त डायरेक्टर्स की फिल्में करते रहे। कुछ में उनको सफलता मिली और कुछ फिल्में पिटी। लेकिन सवाल था कि अपने गायब रहने के 4 सालों के दरमियान शाहरुख खान ने किया क्या। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा कि वो अपनी फिल्म जीरो के असफल होने के बाद आराम कर रहे थे। उन्होंने 1 साल का ब्रेक लेने का मन बनाया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये ब्रेक 4 सालों तक खिंचा। लेकिन इसी आराम के दरमियान शाहरुख ने एक बड़ा फैसला लिया। शाहरुख खान ने वो फिल्में करने का फैसला लिया जो लोगों को पसंद आती। इसके बाद शाहरुख ने कहा कि वो अब अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे, जो लोगों को पसंद होगा, मार्केट को पसंद होगा, वो काम करेंगे, भले ही वो उनके मनमाफिक काम से कितना ही अलग क्यों ना हो। ये शाहरुख का अपना टेक था। वो अपनी पसंद को तवज्जो दे देकर थक गए थे। फिर शाहरुख पठान के झलक के साथ फिर से नज़र आते हैं। इस बार वो ज़्यादा एक्शन वाले किरदार में नज़र आते हैं। उनकी इन फिल्मों में इतना एक्शन होता है कि उनकी अपनी ही डॉन या रावण जैसी एक्शन फिल्म्स उनके नए अवतार के आगे बौनी लगने लगती हैं। और शाहरुख खान के लिए ये नया नहीं था। जिस समय तमाम एक्टर्स अपने किरदार की धार को बनाए रखना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे, उस समय शाहरुख ने डर और बाजीगर फिल्मों में विलन का किरदार निभाया, एंटी हीरो। जब वो डॉन जैसी एक्शन थ्रिलर करके खाली हुए तो वो सीधे चक दे इंडिया जैसी मूवी करते हैं जो उनकी फिल्मों के टेस्ट को एकदम पलट कर रख देती है। फिर अचानक से वो पुराने शाहरुख हो जाते हैं और ओम शांति ओम जैसे फिल्म करते हैं। फिल्मों को लेके उनके सिलेक्शन हमेशा कुछ अबूझ बने रहे। फिल्मों को ज़्यादा करीब से देखने वाले समीक्षकों को सुनते हैं कि उन्हें इस बारे में क्या लगता है। जो आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि विभिन्न तरह के रोल्स हैं, अलग अलग तरह की फिल्में हैं। बट जो मुझे चीज बहुत अजीब लगती है वो ये है कि उस चीज को कोई रिकग्नाइज नहीं करता है। और ये मुझे याद है, शाहरुख के साथ एक लंबा इंटरव्यू मैंने किया था ओसो के दौरान पे, जब उन्होंने कहा था कि मैं इतना कोशिश करता हूँ, मैं एक बॉडी लैंग्वेज हर कैरेक्टर के साथ डेवलप करता हूँ, बट as an actor, nobody in the audience recognizes me for that. I think his thing was that everyone tries to see him as an entertainer. Entertainer की तरह देखते हैं, as an actor की तरह नहीं देखते। और आप जैसे कह रहे हैं कि मनी कॉल की फिल्म रही हो या चक दे रही हो या माय नेम इज खान रही हो, जिसमें कि एक मेजर पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस समय पे उन्होंने किया था। अब जवान की बात तो और है। लेकिन उनका ये मानना भी है कि अगर आप ओसो जैसी फिल्मों को देखें तो ये कोई आसान बात नहीं है कि आप उस तरह की कॉमेडी या उस तरह का नाचना गाना, मतलब इट्स नॉट कि एक आपने चुटकी बजाई और सब कुछ हो गया। उसको करने में भी बहुत एफर्ट लगता है। मेरा खुद ये मानना है, शाहरुख, और शाहरुख ही नहीं, मैं तीनों खान का नाम लूंगी, जो इस सदी, और इस सदी को मैं 90 के दशक से आगे लेना चाहूंगी। जैसे 70 और 80 का दशक हम के महानायक हम अमिताभ बच्चन को लेके चलते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है कि 90 ऑनवर्ड्स खान्स हैव बीन, मतलब जो कहा जाए, दे हैव रिप्रेजेंटेड द टाइम्स। जो एक जर्मन वर्ड है ज़ाइटगाइस्ट, स्पिरिट ऑफ द टाइम्स। आई थिंक शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों ने अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया है। शाहरुख रहे हैं कि आप देखें 90 में जब इकोनॉमी ओपन हुई है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, एक सर्टेन कॉन्फिडेंस, एक सर्टेन चार्म,
एक सर्टन आप ये कह लिए कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ विच द नेशन ऑल्सो फेल्ट, समवेयर शाहरुख ने उसको एम्बॉडी किया। ऊपर नीचे होता रहता है, आई मीन वी नो कि पास्ट फ्यू इयर्स हैव नॉट बीन गुड फॉर हिम, बट उसके बावजूद उन्होंने कभी अपना जो कहा जाए ना जो स्टारडम है, जो एक ऑरा है, आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ देम लॉस्ट इट। वो एक फिल्म्स के बियॉन्ड चला जाता है। तो आई थिंक वी हैव टू सी हिम इन दैट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रोल्स ही डज, वो एक्टर कितने अच्छे हैं या बुरे हैं, बट एक समय है, उस समय को उन्होंने अपने में बहुत अंदर जो कहा जाए पर्सोनिफाई बड़ी अच्छे तरीके से किया है। लेकिन उनके इस साल के ही कमबैक को अगर आप देखेंगे तो आने के साथ ही उनकी अर्चना शुरू हो गई है। भारत में जो समर्पण अमूमन दक्षिण के अभिनेताओं के साथ देखा जाता है, वो शाहरुख के साथ इस साल देखा गया। जवान के रिलीज होने के पहले के दृश्य आपने देख ही लिए, और दृश्य हैं शाहरुख की मूर्तियों और कटआउट्स पर मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, कुछ जगह दूध भी अर्पित होते हुए मैंने देखा। शाहरुख के प्रति ऐसी दीवानगी कुछ नहीं है। ये उस फैन बेस से आगे की बात है जब सलून की दुकान पर अनिवार्य रूप से शाहरुख और सलमान के पोस्टर लगाए गए। वो भी कल्ट था ही, ये उससे आगे की बात है। उनकी फिल्मों में आलोचना का स्कोप कम होता गया है, उनके अभिनय की आलोचना का भी स्कोप कम होता गया है, और उनकी बुराई करने वालों को ट्रोल होने का रिस्क लेना पड़ता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो पहले राजनीति में देखा गया, काफ़ी हिंदी सिनेमा के लिए नया है। तो शाहरुख खान ने अपने 4 सालों की चुप्पी में क्या खुद की फिर से तलाश कर ली है? अब इसका जवाब सुनते हैं। जब पठान आई थी, यू नो, आई ऑल्सो काइंड ऑफ फेल्ट द सेम। मैं जवान के टाइम पे भी मैंने यही गौर किया कि शायद शाहरुख एज एक्शन स्टार कभी उभर कर सामने नहीं आए हैं। तो आई थिंक पठान से वो उन्होंने कोशिश बहुत करी, क्योंकि आई थिंक एक्शन फिल्म्स वर द फ्लेवर, हैव बीन द फ्लेवर ऑफ द सीजन। उससे उन्होंने बहुत कोशिश करी, और मुझे लगा कि कहीं पे उनका जो एक टिपिकल तरीका है, एक शाहरुख खान की एक टिपिकल अपील है, उसको भी उन्होंने उसमें डालने की कोशिश करी। उन्होंने एक वेरी सेल्फ डेप्रिकेटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है, जहाँ पे आप खुद पे जोक्स करते हैं, जो कि एक बड़ी रेयरिटी होती है। आई थिंक शाहरुख एक ऐसे एक्टर हैं, एक ऐसे स्टार हैं जो अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हैं, एटलीस्ट हमको लगता है नहीं लेते हैं। दैट कुड इटसेल्फ बी अ कल्टिवेटेड इमेज, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट वो उन्होंने उस एलिमेंट को भी पठान में बहुत उभारा। कोशिश रही कि वो टंग इन चीक ह्यूमर, वो चार्म, you know, women के साथ he has a certain way of interacting on screen, उस सबको साथ लेके चले। मुझे लगा सेम प्रयास उन्होंने जवान में भी किया है। जवान का एस्थेटिक मुझे लगा बहुत, जो साउथ फिल्म्स आजकल बहुत चली हैं, KGF वगैरह, उसको आगे लेके चले हैं, उसको अपनाया है, लेकिन उसको उसमें कुछ अपना लाने की कोशिश करी है, जो मुझे, आई मीन, पीपल आर लविंग इट, बट मुझे वो खास जमी नहीं। फ्रैंकली मैंने अभी अभी फिल्म देखी। लेकिन शाहरुख बस इतने ही शाहरुख नहीं है। फिल्मों में उनकी अलग अलग तरीकों से उपस्थिति बनी हुई है। उनके खाते में बहुत सारे विज्ञापन भी हैं। उन विज्ञापनों में भी कुछ में विवाद हुए, चाहे मर्दों के गोरेपन की क्रीम बेचना हो, या एक साबुन के विज्ञापन में बाथ टब में नग्न लेटे हुए अपने चारों ओर खड़ी हेमा मालिनी, करीना, श्रीदेवी और जूही चावला को अपना फेवरेट बताना हो। शाहरुख ने मैंगो जूस, कोल्ड ड्रिंक, कार वगैरह सब बेचा है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक पठान की रिलीज के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू $55.7 मिलियन यानी 463 करोड़ रुपए के आसपास है। ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? यानी मोटा माटी बताएं तो कोई व्यक्ति नहीं, सेलिब्रिटी आप कहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स, कंपनीज या ब्रांड्स वगैरह का इश्तेहार करके उनका ब्रांड एम्बेसडर बन के एक साल में जितना रेवेन्यू कमा लेता है, वो हुई सेलिब्रिटी की ब्रांड वैल्यू। यूं जब हम शाहरुख के मामले में कहते हैं कि उनकी ब्रांड वैल्यू 463 करोड़ रुपए है, तो इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने मात्र विज्ञापनों के माध्यम से, सिर्फ एड्स करके एक साल में 463 करोड़ रुपए कमा लिए। ये कैसे डिसाइड होता है? माना जाता है कि कोई आदमी कितना बड़ा है, कितना फेमस है, उससे उस आदमी की ब्रांड वैल्यू तय होगी। और यकीन जान लीजिए आप कि 463 करोड़ की ब्रांड वैल्यू होना अति फेमस होना है।
तो शाहरुख खान किसी ब्रांड के लिए कितने ज़रूरी हैं और उनसे विज्ञापन शूट करवाने वाले उन्हें किस नज़र से देखते हैं, सुनते हैं सुरेश त्रिवेणी को, जो खुद एक फिल्म मेकर और एक आर्ट फिल्म मेकर रहे हैं और शाहरुख खान के साथ उन्होंने काम भी किया है। 90s के दशक में उनकी एंट्री हुई थी, राइट? ओके। एंड उसी टाइम पे मार्केट भी खुली थी। ओके। एक नया ऑडियंस था 90s ऑनवर्ड्स, जो तो उनकी जो ऑडियंस बेस है, एक तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है, ओके, दैट इज अक्रॉस एज एंड जेंडर। ओके, ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पॉपुलर है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो विमेन, मेन, अक्रॉस। और उन्होंने क्या करा है कि एज एन इंडिविजुअल उनकी जो पोजिशनिंग है, ओके, जैसे हम लोग ब्रांड में कहते हैं कि पोजिशनिंग होती है हर एम्बेसडर की, ओके, उन्होंने इन सारे सेगमेंट्स को जस्टिफाई किया हुआ। और दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अगर आप देखने जाओ, पेप्सी एक यूथ वाली सेगमेंट है, लक्स सोप जो एक ब्यूटी सेगमेंट में आती है, लेकिन वहां दोनों जगह वो जस्टिफाई करते हैं। और ऐसे बहुत ऐसे कम एम्बेसडर होते हैं जो अक्रॉस इतनी इतनी वाइड ऑडियंस के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक रियल एस्टेट की एक ब्रांड थी, उसके लिए उनको शूट किया था। ओके, तो उनका वही मैं कहूँ कि जो जिस तरह वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वो सेट पे भी आते हैं तो वो सेट छोड़ के, एक बार जब सेट पे आते हैं तो सेट छोड़ के जाते नहीं। ओके, उनकी कमिटमेंट, वो एड में भी उतना ही ध्यान देते हैं, ओके, जैसे उनकी फिल्मों में। ओके, एंड इसीलिए शायद ब्रांड्स भी उनको काफी पसंद करते हैं, बिकॉज आप देखोगे चाहे वो फिल्मों की प्रमोशन हो या ब्रांड्स की प्रमोशन हो, वो सब कुछ मतलब उतने ही इंटरेस्ट से करते हैं। लेकिन फिर शाहरुख अपनी शय के अभिनेता हैं, वो अपने विवादों की पोटली भी साथ लेकर चलते हैं और बहुतेरे मौक़ों पर उन्हें उनके बयानों की वजह से, कभी उनकी धार्मिक आइडेंटिटी, इतना घुमा के क्या कहना, उनके मुसलमान होने की वजह से, तो कभी उनके फिल्म में मौजूद दूसरे सितारों की वजह से टारगेट किया जाता रहा है। बानगे देखते रहिए आप। शाहरुख खान ने नवंबर 2015 में राजीव सरदेसाई को ट्विटर टाउन हॉल में दिए एक इंटरव्यू में असहिष्णुता पर बयान देते हुए कहा, देश में काफ़ी असहिष्णुता है, लोग अब बिना सोचे समझे अफवाहें उड़ाने लगे हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, हम प्रगति की बात करते हैं, हम एक नए भारत की बात करते हैं और हम बस बात करते रहते हैं। युवा कभी इस तरह की असहिष्णुता का पक्ष नहीं लेंगे। शाहरुख ने फिर कहा कि एक देशभक्त का एक धर्मनिरपेक्ष इंसान न होना सबसे संगीन अपराध है। शाहरुख खान का बयान उस समय आया जब देश में असहिष्णुता को लेकर बहस हो रही थी। साल 2015 में ही पत्रकार बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने किसी के धर्म को उसके खान पान तक सीमित करने को घिसी पिटी और मूर्खतापूर्ण बात कहा और तर्क दिया कि यदि हम हमेशा अपने धर्म के ही बारे में बात करते रहेंगे तो फिर से अंधकार वाले युग में चले जाएंगे। इसे इंटरव्यू में अवार्ड वापस करने को लेकर शाहरुख ने कहा था कि वो उस अवार्ड वापस करने वाले ग्रुप के साथ खड़े हैं। अगर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या मार्च के लिए कहा जाएगा तो वो बिल्कुल इसमें शामिल होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने अवार्ड वापस करना चाहेंगे, उनको भी बहुत मिले हैं, तो शाहरुख ने कहा कि मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जिस कारण से ये सब हो रहा है वो कॉज ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी ये नहीं कि कहूँ ये लीजिए आप अपना अवार्ड वापस रखिए। उनके इन बयानों को लेकर विवाद हुआ, विरोध हुए, फिर आतंकी हाफिज सईद के बड़बोलेपन का भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। स्टेटमेंट किसी और का था, वो बात इन पे आ गई। हाफिज सईद ने एक ट्वीट किया था कि शाहरुख को पाकिस्तान में बसने का ऑफर दिया। उसमें उन्होंने लिखा, ऐसे किसी भी मुस्लिम को, यहाँ तक कि शाहरुख को भी, जिन्हें इस्लाम के कारण भारत में कठिनाई और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, हम पाकिस्तान में बसने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक आतंकवादी का आमंत्रण। साल 2016 में उनकी फिल्म रईस की शूटिंग के बाद उड़ी में आतंकवादी हमला हो गया। भारतीय सेना के 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। चूंकि रईस मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान काम कर रही थी, तो राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उर्फ मनसे ने इसका हिंसक विरोध शुरू किया। कहा कि माहिरा खान को फिल्म से निकालें। इसके बाद मनसे प्रमुख और शाहरुख खान के बीच एक मीटिंग हुई, जहां यह समझाने के बाद विरोध बंद हुआ कि फिल्म की शूटिंग अटैक से पहले हो गई थी। कमोबेश उनकी हर एक फिल्म ने बॉयकॉट का कॉल झेला है और हर एक ऐसी कॉल के बाद उनकी मूवी सिनेमाघरों में लग चुकी है। चलकर या पिट कर बाहर निकली वो अलग बात है। उन्हें अनेक मौक़ों पर देशद्रोही भी कह दिया गया है। शाहरुख ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में अपने परिवार का इतिहास गिनाया है और देशद्रोही होने के आरोप को खारिज किया है कि हम तो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से हैं। शाहरुख ने कभी खुद को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया, कभी जवाब नहीं भी दिया।
उनकी माय नेम इज़ खान और चक दे इंडिया जैसे फिल्मों को कुछ लोगों ने अपीसमेंट कहा, लेकिन कुछ लोगों ने फिर इन फिल्मों को ही माइनॉरिटी डायलॉग की तरह भी देखा। लेकिन कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स जैसे कारमा में छपी शाहरुख की प्रोफाइल कहती है कि शाहरुख अब कुछ चुप नज़र आते हैं, बयान नहीं देते, या कम से कम बीते कुछ महीनों में उन्होंने चुप्पी साधी है। वो उतनी बेबाकी से नहीं दिखाई देते जितनी बेबाकी से 5-7 साल पहले के इंटरव्यूज़ में बोलते सुने जाते थे कि अगर हम अपने धर्म पर बात करते रहे तो हम डार्क एज में चले जाएंगे। क्या शाहरुख शोहरत के रास्ते पर हैं? उनके आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं। शाहरुख खान के लिए नया भी नहीं है कि वो विवाद में न पड़े। बीते साल उनके बेटे की बारी थी। आर्यन खान को एक क्रूज पर ड्रग्स रखने का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया गया। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े जांच कर रहे थे। बाद में समीर वानखेड़े की कार्यशैली पर ही सवाल उठ गए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। बाद में आर्यन खान को भी जमानत और क्लीन चिट मिली। इस पूरे मामले पर शाहरुख या उनके परिवार से कोई सीधी प्रतिक्रिया आई नहीं, लेकिन जवान फिल्म के एक डायलॉग को सुनकर लोगों को लगा कि ये शाहरुख की ओर से मैसेज है। ट्रेलर में सुना गया कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। लोगों ने इसका अपना मतलब निकाल लिया। जब तक ये बुलेटिन लिखा जा रहा है उसके कुछ ही घंटों पर शाहरुख ने एक ट्वीट भी किया, मुझे आप सभी फैंस और फैन क्लब के लिए समय निकालना होगा। आप सभी इतनी खुशी से थिएटर गए, आह्लादित हूँ। 1 या 2 दिनों में सांस संभाल लूँ तो आप सभी को शुक्रिया कहूँगा। जवान को प्यार करने के लिए आप सभी को प्यार। तो ये थी शाहरुख के कर्ड को समझने की हमारी कोशिश। अब चलते चलते उम्मीद की एक बात। ये उम्मीद की बात अंतरिक्ष से आई है। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया था। एक मशीन पर लगे हैं कैमरे और इन कैमरे ने कुछ अलौकिक तस्वीरें अब भेज दी हैं। इसरो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एक तो है सेल्फी, आदित्य ने सेल्फी ली है, और एक है हमारी पृथ्वी की तस्वीर, साथ में छोटा टिमटिमाता चांद है जहां पर है हमारे वैज्ञानिकों का वैभव चंद्रयान। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।